तो इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एक ऐसा आर्टिकल जो आज के ही अखबार में द हिंदू में ये छपा है। और इस टॉपिक का नाम है कैन कोर्ट्स स्टे लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो न्यूज़पेपर में लीगल आर्टिकल आता है उसे कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। और इसी तरीके से आगे भी मैं आपको लीगल जो भी आर्टिकल होंगे इसी तरीके का क्लास लेता रहूंगा और आपको भी इसी तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, आप लगातार यदि पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तो फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास बहुत सारे लॉ की जानकारी हो जाएगी। तो बेसिकली एक अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्या जो अदालत है, क्या जो न्यायालय है, वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया लॉ को स्टे कर सकता है क्या? हमने रिसेंटली देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फार्म लॉ के तीनों लॉ को, फार्म लेजिस्लेशन से जो तीन अलग अलग तरीके के लॉ माननीय पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था उसको स्टे कर दिया गया। अब क्वेश्चन यह है कि क्या इसी तरीके से यदि जुडिशरी लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून को यदि स्टे कर दे तो फिर तो हो गया। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जो हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, वो सेपरेशन ऑफ पावर का क्या? यदि हम इस तरीके से स्टे करता चला गया कोर्ट तो फिर कैसे काम कैसे होगा? तो क्या इस तरीके से स्टे करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए हम इसमें देखने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ यदि कुछ अलग इंपॉर्टेंट चीज यदि समझ में आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी हम आपके सामने जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए कहता है कि व्हाट डू जुडिशियल प्रेसिडेंट्स से एंड व्हाट इज इंटरिम सस्पेंशन ऑफ एन एक्ट फॉरवर्ड अपॉन। इसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। देखिए क्या कर रहा है कि द स्टोरी सो फार, क्या है स्टोरी उसके बारे में कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट order staying the implementation of the three farm laws while appointing 4-member committee. One member, Bhupender Singh Maan, has recused himself to thrash out issues between agitating farmers and the union government has been criticized in some quarters. In particular, many have questioned the suspension of the action under the laws, as such interim orders are extremely rare. The court did not accept the Attorney General's argument that laws made by legislature should not be ordinarily stayed, as there is a presumption of constitutionality in favor of the laws. ये बात यहाँ पे किया गया है। अब इसको क्या हमें एज ए लॉ स्टूडेंट कैसे समझना है, इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि अभी रिसेंटली जो फार्म लॉ पे स्टे किया गया, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस तरीके का बार बार स्टे यदि कोर्ट कर दे तो पार्लियामेंट कैसे काम करेगा? पार्लियामेंट जो भी लॉ बना रहा है वो भी आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है। तो ऑब्वियस सी बात है यदि आप उसके लॉ को लगातार स्टे कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो काम कैसे करेगा। और स्टे यदि ये बोल के कहते हैं कि ये जो आपके द्वारा बनाया गया कानून है यदि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोर्ट जो है यदि ऐसा कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है आपने जो काम किया है, तब तो बात समझ में आती है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको पावर दे रखा है कि आप ऐसा कर सकते हैं, किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन इस पार्टिकुलर जो एपिसोड है, इस पार्टिकुलर जो यहाँ पे जजमेंट है, ऑर्डर है एक्चुअली कोर्ट का, तो उसमें क्या हुआ है? उसमें कोर्ट ने ये नहीं कहा कि फार्मर्स जो लॉ है, फार्म जो लॉ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये यदि कह देता तो बात ही खत्म थी। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं कहा गया है माननीय जजों के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी टेम्पोरली इसको स्टे कर दिया गया। जो जुरिस्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जानने वाले हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि ऐसा करना बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि यदि आप इसी तरीके की बात लगातार करते रहेंगे तो पार्लियामेंट को काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि अभी जो कमिटी इन्होंने बनाया है उसमें एक व्यक्ति जो है वो रिक्यूज कर लिए हैं। खैर उनका जो भी पर्सनल चीज है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर रिक्यूज का मतलब क्या होता है? रिक्यूज का मतलब होता है कि जो भी कमिटी बनी उससे बाहर निकल जाते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं हम नहीं कर देंगे इसको काम। ठीक उसी प्रकार से जजेज भी रिक्यूज करते हैं, जजेज भी कोई पार्टिकुलर मैटर को सुनने से मना कर देते हैं। अभी जस्टिस प्रतिभा शायद नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली हाई कोर्ट की जो व्हाट्सएप का जो केस है उसमें रिक्यूज कर दी। आपने देखा होगा न्यूज, जस्टिस प्रतिभा ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई कंफर्म कर पाएंगे यहाँ पे? सुना है आपने? यस सर।
ठीक है, शायद वही होंगे, नाम आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल जो हैं, वो गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं माननीय कोर्ट में। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, देखिए यहाँ पे लिखा है, द कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द अटॉर्नी जनरल आर्गुमेंट दैट लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर शुड नॉट बी ऑर्डिनरली स्टेट। नॉर्मल सिचुएशन में इसको स्टे नहीं करना चाहिए था। एज देयर इज अ प्रिजम्पशन, किस तरीके का प्रिजम्पशन है, कैसा प्रिजम्पशन है, लॉ का ये प्रिजम्पशन है, लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है इन द फेवर ऑफ लॉज, ऐसा लॉ को मानना चाहिए, ऐसा कोर्ट को मानना चाहिए कि जो भी लॉ माननीय पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं वो सही है, जब तक कि दूसरा व्यक्ति आकर के ये प्रूफ ना कर दे कि ये जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो जब तक ये प्रूव नहीं हुआ है तब तक तो आप मान लो कि ये सही है, पार्लियामेंट ने सही काम किया है, और यदि सही काम किया है तो आप स्टे क्यों लगा दिए? आप स्टे क्यों लगा दिए? यदि सही बात किया है, जब प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन फेवर ऑफ द लॉज है, तो आपने स्टे क्यों कर दिया? और इस तरीके से स्टे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये वाला जो सिनेरियो है, इसको एक हाई लेवल पे जो जूरिस्ट हैं वो देख रहे हैं। देखिए आगे क्या कहता है। आगे है कह रहा है कि हाउ डिड द सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई इट्स ऑर्डर ऑन फार्म लॉ, कैसे जस्टिफाई करा सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में कह रहा है। कह रहा दिस कोर्ट कैन नॉट बी सेड टू बी कंप्लीटली पावरलेस टू ग्रांट स्टे ऑफ एनी एग्जीक्यूशन अंडर एक्शन अंडर द स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए, मैं जो हूं सर्वोच्च न्यायालय हूं, देश की सबसे बड़ी न्यायालय हूं, और मेरे पास ये फ्रीडम है, मेरे पास ये पावर है कि हम किसी भी लॉ को हम यहाँ पे रोक सकते। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऐसी बात कर रही है। तो कह रहा है दिस कोर्ट कैन नॉट बी सेड टू बी कंप्लीटली पावरलेस टू ग्रांट स्टे ऑफ एनी एग्जीक्यूशन एक्शन अंडर द स्टैट्यूटरी एनेक्टमेंट द बेंच ऑब्जर्व्ड ऑन इन दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर में कहा गया कि मैं सुप्रीम कोर्ट हूं, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो भी रहे और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो ठीक है, लेकिन एज अ सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि इसको रोकना चाहिए, इसलिए मैं इसे रोक रहा हूं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं तो उसे मानना पड़ेगा हम लोग को। ये चीज यहाँ पे किया गया है। दिस मीन्स दैट it was apparently making a distinction between the staying of laws and staying its implementation or any action under it. Some may argue, however, that the effect remains the same as the order operates as the stay on the government invoking its provision. अब देखिए यहाँ पे दो टेक्निकल बातें आती है, लॉ के जो जानकार होंगे दो अलग अलग तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन करें। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मेरे भाई साहब, मैं आपको बताऊं, मैंने तो लॉ पे स्टे ही नहीं किया है, मैं तो लॉ के एग्जीक्यूशन पे स्टे किया है, लॉ के इंप्लीमेंटेशन पे स्टे किया है, मैं लॉ को नहीं स्टे किया हूं। जैसा कि आप बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे आप लॉ को स्टे नहीं कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं है, मैं तो उसके इंप्लीमेंटेशन पे स्टे कर दिया, मैं लॉ को स्टे नहीं किया हूं। अरे बात तो वही हुआ, आप नाक को इधर से पकड़ो, घुमा के इधर से पकड़ो, अल्टीमेटली गवर्नमेंट का काम तो रुक गया ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे डिस्टिंक्शन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेइंग ऑफ द लॉ एंड द स्टेइंग इट्स इंप्लीमेंटेशन और एनी एक्शन अंडर इट। सम मे आर्ग्यू, बोला कुछ आर्ग्यू कर सकते हैं, however that the effect remains the same as the order operates as the stay on the government invoking provision। ऑब्वियस सी बात है, जब तक ये स्टे है टिल फर्दर ऑर्डर, आप गवर्नमेंट जो है इस पर्टिकुलर प्रोविजंस को इन्वोक नहीं कर सकती, और यदि ऐसा करते हैं तो मान्य नहीं होगा, वो कोर्ट के अगेंस्ट चला जाएगा। तो ये आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली काम तो वही हुआ, यही चीज यहाँ पे बताया गया। आगे देखिए क्या कहता है। The court also cited an order passed by another bench of the Supreme Court last September on the Maratha reservation issue. It directed that the admission to educational institution for 2020-2021 and appointments to be post under the government shall be made without reference to the reservation provided under the relevant legislation. The matter has been referred to a constitutional bench. अरे ये एक्चुअली पहले के कुछ डिसीजन को यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि ये कोई पहली बात नहीं है, मैंने आगे भी पहले भी ऐसा किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार मुझे ऐसा लगता है, यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसको स्टे कर दिया जाए और एक कमेटी बना दी जाए और उसके बाद मैटर यदि सॉल्व हो सके, तो ऐसा हम करते आए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। However, in the Maratha reservation case, the bench said interim orders could be passed if an enactment is ex facie unconstitutional। देखिए, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि इस केस में जरूर स्टे तो कर दिया गया था, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था कि हम तभी स्टे करेंगे, इंटरिम स्टे तभी लगेगा। इंटरिम स्टे का मतलब फाइनल नहीं हुआ, ये कुछ दिनों के लिए होता है, फाइनल अभी डिसीजन नहीं आया। तो इंटरिम स्टे जो बात कर रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन नहीं है पार्लियामेंट, उसके आप डिसीजन को स्टे कर दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है।
तो कह रहा है कि हाउएवर इन द मराठा, वो जो केस का रिजर्वेशन की बात आप कर रहे थे, उसमें आपने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, द बेंच सेड इंट्रीम ऑर्डर्स कुड बी पास्ड इफ एन इनेक्टमेंट इज एक्स फेसिया। अब देखिए लॉ स्टूडेंट को यहाँ पे ध्यान देना है कि एक्स फेसिया का मतलब क्या होता है। एक्स फेसिया ये पूछा जाएगा, एक्स फेसिया का मतलब क्या होता है, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, ऐसा देख करके ही ऐसा लग रहा है कि जो एक्ट था वो एक्स फेसिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कंट्रारी टू द लॉ लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो भी जजमेंट, जो भी चैलेंज किया गया है, जो भी लॉ की बात हो रही है, यदि वो देखने से ही लग रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो एक्स फेसिया उस पर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में कहा गया कि हाँ स्टे तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो देखने से ही आपको लगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन ये जो फार्म लॉ है इसको स्टे जरूर कर दिया गया है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, ये नहीं कहा गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अब फिर स्टे कर दिए, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि इस तरीके से यदि प्रेसिडेंट सेट होने लगे तो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका क्या होगा। ये चीज, इस ये जो आर्टिकल है उसी के बारे में। कुछ और केसेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात यहाँ पे जो है बात किया गया, आप इसको देखिएगा, ठीक है। Moreover, the Supreme Court observed that a stay on the farm laws implementation may assure the hurt feeling of the farmers and encourage them to come into negotiable table. एक और आर्टिकल छपा था जिसमें कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज एक्टिंग लाइक ए पंचायत। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का काम है ये डिसाइड करना कि ये पर्टिकुलर लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये डिसाइड नहीं करना कि इसको कैसे रिजॉल्व करना, ये गवर्नमेंट का काम है। तो सारा कुछ आप क्यों कर रहे हो। ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उतना ही पावरफुल है जितना कि आप, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है पार्लियामेंट और आपका बिल्कुल सेम सिस्टम है, सेम पावर आपको, मतलब अलग अलग तरीके से उनको लॉ बनाने का है, आपको लॉ को चेक करना है, वो चीज है। तो आप उसके पावर को सीज तो मत कीजिए, ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है बेसिकली। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि मैटर रिजॉल्व हो जाए। अरे मैटर रिजॉल्व करना आपका काम ही नहीं है, आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वो निगोशिएट करेगी। कोर्ट यदि निगोशिएशन टेबल पे आ जाए फिर तो हो गया। आपका काम सिर्फ इतना था एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कि ये चेक करना कि क्या ये फार्म लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। यदि है तो इसको लिखिए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए मैं इसे रोकता हूं। लेकिन आपने ये काम नहीं किया, आपने उसको स्टे कर दिया और बोला कि हम जो है निगोशिएशन कर रहे हैं जी। अरे ये काम ही नहीं है आपका निगोशिएट करने का। जब लॉ की यदि एकदम बिल्कुल पिक्यूलियर सिचुएशन में सिर्फ लॉ की बात करेंगे, ये कोर्ट का काम नहीं है करना, लेकिन फिर भी इन्होंने कर दिया और कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट हूं, मेरी मर्जी, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे चुपचाप करो। तो कर रहा है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। हाँ बताइए, हाँ बताइए। सर ये सर मैंने सर आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें सर आपने जुडिशियल ओवररीच के बारे में बात किया था। एग्जैक्टली उससे कोई रिलेट कर सकते हैं ना, उससे रिलेट करके हम जरूर पढ़ सकते हैं इसको, उससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का काम ये निगोशिएट करने वाली काम कोर्ट की नहीं है। कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, जहां पे हम मैटर को रिकॉर्ड करते हैं, है ना। वो चीज आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो इनका काम है कि आपका काम सिर्फ इतना है कि क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। यदि नहीं है तो खत्म कीजिए इसको, यदि है तो बोलिए, तो सिंपल सा बात है। लेकिन आप किसी और तरीके से उसको कमेटी बना करके ये करना, ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप चाहते हैं कि मैटर रिजॉल्व हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन लॉ के दृष्टिकोण से ये चीजें जो है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जा रहा है, वही चीज इस आर्टिकल में कहा गया है। आगे देखिए, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन हम लेंगे। फिर कहता है कि व्हाट आर द कोर्ट्स पावर इन रिगार्ड टू स्टेइंग इनेक्टेड लॉ। अब बोला क्या क्या पावर है इसके बारे में जरा हम देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है अंडर द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ जुडिशियल रिव्यू under the constitution, the supreme court and the high court have the power to declare any law unconstitutional. ये power है, either because it is ultra vires or contrary to any provisions of the constitution, or it violates any of the fundamental rights, or invalid because it is repugnant to a central law on the same subject or has been enacted विदाउट लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे कहा गया, देखिए पावर तो है आपके पास, पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। जुडिशियल रिव्यू का पावर है, वहां पे आप जाकर के रिव्यू कर सकते हैं कि क्या जो भी आपने डिसीजन लिया है, जो भी पार्लियामेंट या जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के इन अकॉर्डेंस में है या नहीं है। यदि नहीं है तो पावर तो है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है जुडिशियल रिव्यू का पावर। लेकिन पावर इस चीज का है कि आप ये डिक्लेयर करें कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर ये किसी भी लॉ के अगेंस्ट है। लेकिन यदि आप एक पंचायत बना दिए हैं, ये पावर फिर आपके पास कहां से आता है। ये कहीं ना कहीं आप अपने पावर का अलग डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। कुछ जो लेखक है, जो लिखे हैं इस आर्टिकल को, कुछ इसी तरीके की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है। कहता है कि हाउएवर interim orders staying or suspending laws enacted by the legislature are frowned upon the constitutional court and legislature legal scholars. The general argument is that unless there is compelling reasons, अब देखिए ये बात को समझिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि जनरल
जो आर्गुमेंट है वो क्या है, कह रहा है कि द जनरल आर्गुमेंट इज दैट unless there is a compelling reason such as flagrant lack of constitutional validity or absence of legislative competence, that is the legislative body concerned lacks the jurisdiction to enact the law in question, the law ought not to be stayed. नॉर्मल सिचुएशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो यदि इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा कि अनलेस इट इज वेरी अर्जेंट, यदि कंपेलिंग रीजन है, ये दिख रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस सिचुएशन में आप स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर कहीं ऐसा हो कि किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पे पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार नहीं है, उस पे लॉ बना दिया, तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन ही जब नहीं था लॉ बनाने का, तो ऑब्वियस सी बात है आपने लॉ कैसे बना दिया। यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि फार्म लॉ पे लॉ बनाने का अधिकार स्टेट को था, जैसा कि ज्यादातर मामलात में स्टेट को ही अधिकार है, पार्लियामेंट को फार्म लॉ पे बनाने का उस तरीके से अधिकार नहीं है जैसा कि स्टेट के पास है। आप यदि आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को तो आपको समझ में आएगा, खैर उसको छोड़िए। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो ऑप्शन है तब तो आप कर सकते हैं, या तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगे आपको, या फिर आपको ऐसा लगे कि आपके पास जुरिस्डिक्शन ही, पार्लियामेंट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था बनाने का, फिर भी बना दिया, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और कर दिया आपने, यहाँ तो कुछ अलग तरीके की बात आप कर रहे हैं, पंचायत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे निगोशिएशन की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये लेखक यही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है, कहता है कि व्हाई इट इज कंसिडर अनयूजुअल फॉर अ कोर्ट टू सस्पेंड द लॉ और इट्स ऑपरेशन। क्यों ये अनयूजुअल है उसके बारे में कह रहा है द मेन प्रिंसिपल इज दैट सस्पेंडिंग अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर गोज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। मैंने पहले ही इस लेक्चर को शुरू करने से पहले बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर एक चीज है, उसके अगेंस्ट यदि आप काम करेंगे तो फिर ज्यादा दिन तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलने वाला, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर एक दूसरे के पावर को ट्रांसग्रेस करने का प्रयास करेंगे। तो वहां पे कह रहा है कि व्हाई इट इज कंसिडर्ड अनयूजुअल फॉर द कोर्ट टू सस्पेंड द लॉ और इट्स ऑपरेशन। उसमें कह रहा है कि द मेन प्रिंसिपल इज दैट सस्पेंडिंग अ लॉ मेड बाय द legislature goes against the concept of separation of power. Courts are expected to defer to the legislature wisdom at the threshold of a legal challenge to the validity of law. The validity of law ought to be considered normally only at the time of final adjudication and not at the initial stage. बोला कि चलो एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं, तो भैया फाइनल स्टेज में जाकर के आप उसको रोक दे तो बात समझ में आता। अरे अब जब आप ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे आर्गुमेंट ही नहीं सुन रहे हैं, उसके बाद भी आपने स्टे कर दिया। यदि आप फाइनल स्टेज में जाकर के करते कि हाँ जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गड़बड़ है, तब तो बात समझ में आती। इनिशियल स्टेज में आप कर रहे हैं जो कि बिल्कुल पावर नहीं आपके पास करने का, क्योंकि जो सामने वाला कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन, वो पार्लियामेंट है, कोई छोटा मोटा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट को उसी दृष्टिकोण से देखता है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट को बनाया। हाँ ये बात अलग है कि आप पे ज्यादा ट्रस्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसके बावजूद भी पावर तो उसके पास भी है। तो यदि लास्ट स्टेज में एडजुडिकेट करके ये निर्धारित करके कि हाँ ये गलत है सही है, लास्ट में यदि आप किसी पार्टिकुलर लॉ को रोकते तो बात फिर भी समझ में आती, लेकिन यहाँ तो इनिशियल स्टेज में कर दिया आपने। अभी तो केस चल ही रहा था, अभी तो इनिशियली था और आपने स्टे कर दिया। तो इस तरीके का स्टे जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं पावर का गलत इस्तेमाल लग रहा है, जैसा कि ये पार्टिकुलर लेखक यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। अब दूसरा प्रिंसिपल कहते हैं, देखिए ये सब आर्गुमेंट बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा, कहीं भी आपको लीगल आंसर लिखने में आसानी होगी। क्या कह रहा है? द सेकंड प्रिंसिपल इज दैट देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट एवरी लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड। बोला दूसरा प्रिजम्पशन है लॉ का, लॉ ये प्रिज्यूम करती है कि जो भी लॉ पास किया जाएगा माननीय पार्लियामेंट से, तो वो क्या होगा, वो वैलिड ही होगा, अनलेस प्रूफ अदरवाइज, जब तक कि ये प्रूफ नहीं हो जाता कि ये गलत है। ठीक है, तो अभी तो प्रूफ नहीं हो पाया गलत है, तो इसको मान लो ना सही है, और जब सही है तो रोका क्यों भाई, कैसे रोक दिया, वो चीज यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है। द ओनस इज ऑन दोज चैलेंजिंग इट टू प्रूफ दैट इट इज नॉट। मतलब ये उसका काम है जो कि इसको चैलेंज करता है, जो कि ये कह रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे नहीं है, आपके बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। देयरफॉर कोर्ट्स आर सर्कमस्पेक्ट व्हेन हियरिंग पिटिशन सीकिंग सस्पेंशन ऑफ द लॉ पेंडिंग अ डिटेल्ड एडजुडिकेशन। बोला कि आपको डिटेल्ड एडजुडिकेशन करना चाहिए था, उसके बाद ये डिसीजन यदि देते रोकने का, तो बात समझ में आता है। चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है। व्हाट प्रेसिडेंट्स आर साइटेड अगेंस्ट जुडिशियल इन्फ्लुएंसेस एट एन इंटरिम स्टेज। बोला कौन कौन से प्रेसिडेंट हैं, पहले के केसेस हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। कह रहा है कि केस लॉ सजेस्ट दैट इन सम केसेस हाई कोर्ट्स इंटेंडेड High Court indeed stayed the operation of some law. However, the Supreme Court took a dim view. बोला कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने
ये जरूर यहाँ पे स्टे किया है, लेकिन उसके क्या क्या हालात थे वो चीज अलग हो सकता है। इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का कुछ क्लियर कट जजमेंट उस तरीके का नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है सुप्रीम कोर्ट एक डिम व्यू लिया है। हाई कोर्ट कई मामलात में ऐसा देखा गया है कि वो स्टे किए हैं, लेकिन वहां पे बिल्कुल जरूरी था स्टे करना, ऐसा उनको प्रतीत हुआ तभी किया गया। कुछ केसेस के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, आप जाकर के इसमें देख लीजिएगा। कुछ केसेस का नाम है रेफरेंस के लिए यहाँ पे यूज किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि जो हाईकोर्ट है पहले भी ये काम कर चुका है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे कह रहा है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको डिस्कशन करने का, केस का नाम डिस्कस करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, आप जाकर के इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो ये जो एपिसोड मैं कर रहा हूं, इसका सिंपल सा मतलब है कि मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे पढ़ना है लॉ को, और लॉ में कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है, ताकि आपको जरूरत पड़ेगा। इस तरीके के केस लॉ को भी आप नीचे नोट करके रख सकते हैं, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो उसका रेफरेंस आपको याद रहे, ठीक है। तो देखिए ये सेकंड वाला जो है इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि इन द लेटर केस, ये ऊपर दो केसेस के बारे में बात किया गया है, उसी में बोल रहा है कि इन द लेटर केस द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द ऑपरेशन ऑफ अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन कैन नॉट बी stultified by granting an interim order except when the court is fully convinced that the particular enactment or the rules are ex facie unconstitutional, and the factors like balance of convenience, irreparable loss, irreparable injury and public interest are in favor of passing the interim order. अब इस दोनों केस के बारे में जो यहाँ पे लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि देखिए यदि आप किसी भी लॉ को स्टे कर देते हैं, तो बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या किया, सुप्रीम कोर्ट उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया है, कहा है कि ये तभी आप कर सकते हैं जब, यहाँ पे देखिए दोबारा पढ़िए, कैनॉट बी, देखिए द ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, स्टैट्यूट है, लॉ बनाया गया, उसको आप रोक नहीं सकते। क्यों? कैनॉट बी स्टुल्टिफाइड बाय ग्रांटिंग एन इंटरिम ऑर्डर एक्सेप्ट, बोला किस कंडीशन में आप कर सकते हैं, व्हेन द कोर्ट इज फुल्ली कन्विंस्ड, जब कोर्ट पूरा का पूरा कन्विंस हो जाए दैट द पार्टिकुलर इनेक्टमेंट और द रूल्स आर एक्स फेसिया, देखने मात्र से ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड कैसा लग रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड द फैक्टर्स लाइक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इररिपरेबल लॉस या इंजुरी एंड पब्लिक इंटरेस्ट आर इन फेवर ऑफ द पासिंग ऑफ द इंटरिम ऑर्डर। यदि पब्लिक इंटरेस्ट में वो जरूरी है, यदि इररिपरेबल लॉस को रोका जा रहा है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब होता है कि हम दोनों पार्टी को तराजू पे तोलते हैं और उसके बाद जुडिशियल तराजू पे तोलते हैं, और यदि लगता है कि हाँ ये वाला चीज ऐसे है, तो यदि स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसके प्रति, तभी आप इंटरिम ऑर्डर पास करते हैं। इंटरिम ऑर्डर वैसे इनिशियल स्टेज में पास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर केस का यहाँ पे वो करके किया जा रहा है कि while upholding the validity of section 445S of the Rear Wake of India Act, which imposed restrictions on the unincorporated bodies accepting public deposits, द सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज, अब देखिए यहाँ पे, यहां से ध्यान से सुनिएगा, इस पार्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, क्रिटिसाइज किया है किस चीज को, इनिशियल ऑर्डर को, कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज इंटरिम ऑर्डर बाय सम हाई कोर्ट्स आर स्टेट द प्रोविजन। जब किसी हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, और वही काम फिर से कर रहे हैं आप। When considering an application for staying the operation of a piece of legislation and that too pertaining to economic reform or change, then the court must bear in mind that unless the provisions is manifestly unjust or glaring unconstitutional, the court must show judicial restraint in staying the application of the same, the court said. ये केस है भवेश टी पारिस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट स्वयं बोल रहा है कि जब तक जरूरी नहीं हो, एक्स्ट्रा बिल्कुल देख करके ऐसा लगना चाहिए कि एकदम बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब तो आप इंटरिम ऑर्डर पास करके उसको रोक सकते हो। लेकिन यदि ऐसा नहीं फीलिंग आ रहा आपको, ऐसा अनजस्ट नहीं लग रहा है, तो फिर रिस्ट्रेन कीजिए। कोर्ट का ये काम नहीं है कि पार्लियामेंट के डिसीजन को रोक देना, ये काम नहीं है। यदि आप ऐसे करने लगेंगे तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो गड़बड़ हो जाएगा। या तो आप पूरा का पूरा उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दीजिए, या तो पूरा का पूरा केस सुन लीजिए, उसके बाद हियरिंग खत्म होने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब स्टे कीजिए, बात समझ में आता है। इस तरीके से इंटरिम ऑर्डर पास करके आप केस को बिना सुने आप यदि किसी लेजिस्लेशन को रोक देंगे, तो ये लॉ के अकॉर्डेंस में सेपरेशन ऑफ पावर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक है, एक साइन है। लेकिन चलिए, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है, उनके यदि मस्तिष्क में कुछ ऐसी बातें हैं जिससे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके तो अलग बात है। लेकिन इस पार्टिकुलर जो पीस ऑफ हमारे पास ये आर्टिकल है, उससे हम ये सीखने का प्रयास करते हैं कि कोर्ट के पास क्या लेजिस्लेचर को के डिसीजन को रोकने का पावर यदि है तो किन हालात में है, कैसे रोका जा सकता है, क्या इंटरिम ऑर्डर पास किया जा सकता है, क्या इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, लास्ट स्टेज में किया जा सकता है, बीच में नहीं करना चाहिए। और कई सारे ऐसे जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद व्यू लिया है कि यदि कोर्ट ऐसे बीच में रोकने लगे तो फिर लेजिस्लेचर काम नहीं करेगा, और ये हमारा काम भी नहीं है।
हमारा काम है लॉ के ऑथेंटिसिटी को चेक करना। यदि लॉ सही है तो ठीक है, यदि गलत है तो उसको रोकना है, लेकिन इंटरिम ऑर्डर पास करना, बीच में उसको रोक देना, बिना सुने रोक देना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। सुप्रीम कोर्ट कई बार इस पर्टिकुलर इस चीज को कई बार बोल चुका है, लेकिन ये पर्टिकुलर केस में ऐसा उन्होंने अपनाया है। अब उनका जो भी आगे केस होगा मैं अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल के लिए तो ये आर्टिकल रेलेवेंट था, तो आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिली। एक्स फेसिया का मतलब क्या होता है वो सीखने को मिला, रिक्यूजल का मतलब क्या होता है वो सीखने को मिला। ये सारी चीज को जजमेंट के बारे में यहाँ पे हमने साइड करा, और ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया। कुछ केसेस हैं उसको भी नोट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप यदि लॉ पढ़ेंगे आगे चल करके तो जरूर फायदा होगा। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। सर अगर किसी हाई कोर्ट ने सेंट्रल लॉ को स्टे किया या अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, तो क्या उस ऑल ओवर इंडिया होगा या उसकी जुरिस्डिक्शन में सिर्फ? यदि जैसे मान के चलिए कि दिल्ली हाई कोर्ट है किसी लेजिस्लेशन को रोक देती है, तो बेसिकली वो बाइंडिंग होता है उस पार्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में। लेकिन इसके अगेंस्ट क्या होगा, फिर सेंट्रल लॉ को चैलेंज किया जाएगा, सेंट्रल लॉ को चैलेंज किया जाएगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जैसा डिसीजन देगी तो होगा। ये 100% चैलेंज होना ही होना है, क्योंकि जब भी सेंटर के डिसीजन को हाई कोर्ट रोकती है तो ऑब्वियस सी बात है ये चैलेंज कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अब जैसा बोल देगी तो फिर पूरे के पूरे इंडिया में वो चीज वैलिड हो जाएगा। बेसिकली हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो एक पार्टिकुलर जुरिस्डिक्शन का पार्टिकुलर स्टेट का होता है, तो उस स्टेट में वो सर्वमान्य होता है। उस पार्टिकुलर स्टेट के जितने भी जुडिशियल ऑफिसर नीचे हैं उस चीज को मानेंगे नहीं, जो कोर्ट बोलेगा वही मानेंगे, ठीक है। तो वो चीज को यूज करके हो सकता है दूसरे जुडिशियल ऑफिसर जो दूसरे स्टेट के हाईकोर्ट है वो भी मान ले, वो अलग बात है। लेकिन वैसे यदि हम जुरिस्डिक्शन ऑफ हाईकोर्ट की बात करें तो सिर्फ एक स्टेट में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट की ज्यादा मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक्चुअली हम इसको ऐसे डिस्कस नहीं करते ज्यादा, हम इसको ये कह सकते हैं कि ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा ब्रॉड इन द सेंस कि आप कुछ एग्जांपल लूं। जैसे मान के चलिए कि यदि आप बिहार से हैं, बिहार में पटना हाई कोर्ट है, यदि कोई बिहार का एक गांव का व्यक्ति एक गरीब किसान के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए कौन सा ज्यादा सहूलियत होगा, यदि वो रिट पिटिशन पटना में लगाए वो ज्यादा सहूलियत होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट में आके लगाए? सुप्रीम कोर्ट में कितना ज्यादा खर्चा लग जाएगा उसको आने में, और पता नहीं कहां से लॉयर लाएगा, क्योंकि हर लॉयर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस फाइल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का अपना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट जो अलग अलग स्टेट में है वो आसान होगा, उसके नजदीक है, वहां से एक्सेस किया जा सकता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में तभी जा सकते हैं जब आपके फंडामेंटल राइट का ही वायलेशन हो। लेकिन यहां पे देखा गया है कि रिट जुरिस्डिक्शन जो है कई हाई कोर्ट का, जब आपका लीगल राइट यदि वायलेट होता तब भी आप जा सकते हैं। कोई सिर्फ फंडामेंटल राइट तक वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कुछ और राइट्स को उसमें इंक्लूड करे गए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कह देते हैं कि ब्रॉड ज्यादा पावर है, ठीक है। इस पे हम कई और बात करेंगे, कभी हम एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर के आपसे बात करेंगे कि आखिर रिट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाऊंगा तब मैं अच्छे से बताऊंगा ये चीज, ठीक है। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन। सर क्या ये लॉ सर रिपील किया जा सकता है? क्या मतलब? जैसे सर लेजिस्लेटिव, जैसे सर एग्जीक्यूटिव ने ये लॉ बनाया सर, अब जैसे इतने इसके अगेंस्ट मतलब सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो क्या एग्जीक्यूटिव चाहे तो सर दोबारा इसको रिपील कर सकती बिल्कुल है? बिल्कुल कर सकती है। पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने का और लॉ खत्म करने का दोनों अधिकार है, तो दोनों कर सकती है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, और कोर्ट भी इसको खत्म कर सकता है, कोर्ट भी इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है, ये भी पावर है। पार्लियामेंट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछे सर कितना मैक्सिमम तक स्टे रहेगा सर? इस पे भी है, ये अगर मैं सुप्रीम कोई कमेंट नहीं कर सकता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन। कोई केस था कि 6 महीने से ज्यादा स्टे नहीं हो सकता। ठीक है, 6 महीने का पहले का केस था कि 6 महीने का कोई लोअर कोर्ट स्टे नहीं करेगा। मैक्सिमम टाइम 6 मंथ का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो यदि 6 मंथ में ये मैटर सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 मंथ में ही आप यदि पूरे के पूरे केस को पढ़ेंगे तो उसमें 2 मंथ ही टाइम दिया गया है कमेटी को ये डिसाइड करने के लिए, रिपोर्ट सौंपने के लिए, तो उससे पहले ही हो जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डोंट वरी, पेशेंस रखिए। और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या फाइल कर सकते हैं? क्या क्या फाइल कर सकते हैं मतलब? जैसे कोई केस में पीआईएल कर सकते हैं, उसके बाद और क्या कर सकते हैं? पीआईएल कर सकते हैं, रिट कर सकते हैं, इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है। कोई दो स्टेट आपस में लड़ गई है, इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बनता है। ये मैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लास में अच्छे से बताऊंगा, पेशेंस रखिए, यहाँ पे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लास में बताऊंगा। सर एज पर दिस आर्टिकल, क्या हम इसे जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसके अकॉर्डेंस में भी, तो जैसे सर उसमें एक था कि अनहियर्ड नहीं होना चाहिए, तो सर क्या ये इसमें शामिल हो सकता है, ये वाला पॉइंट भी? देखिए शामिल हो सकता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनल डिसीजन नहीं दिया है ना।
ये ऐसी बात नहीं है कि दूसरे पार्टी को सुन नहीं रहे, दूसरे पार्टी को सुनने का ही इंतजाम तो किया है कमेटी बना करके। तो उस तरीके से ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोनों पार्टी को सुनने के लिए ही कमेटी बनाया गया है कि गवर्नमेंट के भी व्यक्ति होंगे वहां पे और किसान के जो लीडर हैं वहां जाकर के अपनी बात रखिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को तो और स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है, दूसरे को सुनने की बात हो रही है। ये सिर्फ स्टे किया गया है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल यदि कर दिया जाता बिना सुने, तब हम कहते कि पीएनजे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जबरदस्त वायलेशन है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी फिलहाल। ये चीज है, इसको इस तरीके से आप समझिए। अगला क्वेश्चन पूछिए। सर कमेटी बनाना है सुप्रीम कोर्ट का काम थोड़ी ना है। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, लेकिन कई मामलात में सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है। यदि सुप्रीम कोर्ट चाहती है, इसके पास बहुत ज्यादा पावर होता है, इनको यदि ऐसा लगता है कि ये चीजें सही है तो कर देते हैं। हालांकि ये काम सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नहीं है। अभी आपने अयोध्या वाला जजमेंट देखा, वहां भी कमेटियां बनी, क्या हुआ? कोई कमेटी फेल हो गया, मीडिएशन फेल हो गया। तो चलिए, फेल पास होना तो ठीक है, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मैटर को रिजॉल्व किया जा सके तो ये कर सकते हैं, पावर इनके पास है। देखिए यहाँ पे बोले ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं बोले हैं सुप्रीम कोर्ट की वी आर द सुप्रीम कोर्ट, दिस कोर्ट कैनॉट, देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दिस कोर्ट कैनॉट बी सेड टू बी कंप्लीटली पावरलेस टू ग्रांट स्टे ऑफ एन एग्जीक्यूशन एक्शन अंडर द स्टैट्यूटरी एनेक्टमेंट। बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट है जी, हम कर सकते हैं, तू टेंशन मत लो, मुझे करने दो जो कर रहा हूं, ठीक है, तो कर सकते हैं। लेकिन ये सेपरेशन ऑफ पावर के थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ये चीज। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगेंस्ट है और ये है, इस पे करना एक अलग तरीके का टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक जरूर है। इस तरीके से पंचायत सिस्टम से यदि आप करने लगेंगे सुप्रीम कोर्ट काम, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक अपना अलग महत्व होता है, वो चीज शायद वो खतरनाक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछिए, जल्दी पूछिए। है कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए ठीक है, फिर दूसरे लेक्चर में कभी दूसरा लेक्चर हाँ सर, जैसे सर आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकती है किसी भी को, अगर सर वो कर देती है और नेशनल जस्टिस का कुछ मतलब नहीं मानती है और कर देती है, तब सर कोई एक्शन तो नहीं ले सकते ना? कोई कुछ नहीं कर सकता, कर दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। एनजेएसी का आप एक्ट देखिए, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल जो है अपॉइंटमेंट कमीशन वाला एक्ट था, उसको कर दिया था। तो ऐसी बात नहीं है, पावर तो है इनके पास, जुडिशियल रिव्यू का पावर है, बहुत बड़ा बर्दाश्त है इनके पास, तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये दोनों पार्टी को सुन करके ही करेगी। ये भी सुप्रीम कोर्ट है, थोड़ा सा इन पे भी ट्रस्ट रखिए। सुप्रीम कोर्ट है, कोई मामूली कोर्ट नहीं है, वन ऑफ द पावरफुल कोर्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखें, उनके दिमाग में भी कोई जरूर अच्छी बातें होगी, तभी उन्होंने किया ऐसा। आगे ये केस जैसे फॉरवर्ड होता है, मैं आपको सूचित करता रहूंगा, आप यहीं पे जुड़े रहिए, ठीक है? तो चलिए, फिर से हम कभी और मिलेंगे। मैं इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ, फिर जब भी होगा तो मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब आपको डिस्कस करना है, और किसी इसी तरीके का लीगल टॉपिक पे हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है? ओके सर, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।